हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक लैब स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं उसी में जो हमारी बुक फर्स्ट है उसी का चैप्टर नंबर 7 और जो हमारा मिड टर्म है उसका लास्ट चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा उसकी संरचना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर किस प्रकार से हमारा बना होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्लास 11th ईएसपी। यहाँ पर आपको जितनी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप जो हमारी वेबसाइट है clubstudypoint.com उस पर विजिट कर सकते हैं और क्लास 11th के सेक्शन में जो ज्योग्राफी का फोल्डर है तो वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे तीन टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वायुमंडल होता है उसका संगठन किस प्रकार से हो रखा होता है, यानी कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे पहले गैस आती है, धूलकण आते हैं, जलवाष्प आते हैं, इन चीज़ों से मिलकर जो हमारा वायुमंडल होता है उसका निर्माण होता है। फिर हम समझेंगे कि जो वायुमंडल होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। अब चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें हमने जाना था कि जब पृथ्वी का विकास हुआ था उस समय हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है एक परतदार संरचना है। ठीक है, पृथ्वी की जो संरचना है एक परतदार है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें भूप्रपटी मेंटल क्रोड देखने को मिलता है। अगर हम ऊपर और आते हैं तो यहाँ पर हमें 5 प्रकार की जो परतें होती हैं वायुमंडल में वो देखने को मिलती है। तो उसी को हम समझेंगे कि कौन कौन सी परतें होती हैं और उन परतों को भी हम डीप में समझेंगे किस तरीके से, कितनी किलोमीटर से किलोमीटर तक उनका विस्तार हो रखा है। ठीक है, और लास्ट में हम समझेंगे कि जो मौसम होता है और जो जलवायु होता है उनके कौन कौन से तत्व होते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो किसी क्षेत्र की मौसम और उसकी जो जलवायु होता है उसका निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो वायुमंडल होता है वो क्या होता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। अब आपने समझा था जब आप 6th 7th क्लास में थे, आपने वहाँ पे जो मेन जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में समझा था कि जिस जहाँ पर हम रहते हैं वो है स्थलमंडल। ठीक है, जहाँ पर जल है उसको जलमंडल कहते हैं, और जहाँ पर हवा है, धूलकण है, वायु है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पर मानव के लिए, जो जीव जंतु होते हैं उन सभी के लिए रहने के लिए एक जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें धूलकण, जलवाष्प और अन्य प्रकार की जो गैसें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो अब हम चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे किस प्रकार से इसका संगठन हो रखा है, किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं वो मिलकर हमारे जो वायुमंडल होता है उसको निर्माण करती हैं, उसको निर्मित करती हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और मौसम और जो जलवायु किसी क्षेत्र की होती है वो किस प्रकार से अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से प्रभावित होती है। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर या फिर जो वायुमंडल है उसके बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो ऑक्सीजन, पौधों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्रदान करने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होती है वो मनुष्य, जीव जंतु जो होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वजह से और इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पृथ्वी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन रखने का काम करती है। ठीक है, पृथ्वी को ना ही ज़्यादा गर्म होने देती है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहने देती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से संभव हो पाता है। ये एक सुरक्षात्मक परत है, यानी कि पृथ्वी को जो चारों ओर से ढक के रखती है। ठीक है, तो ये सुरक्षा करने का काम करती है। कौन सी, वायुमंडल है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह को सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं जिनको यूवी रेज के नाम से जाना जाता है उनसे प्रोटेक्ट करती है, और जो हमारा अंतरिक्ष है उसका जो कठोर वातावरण है उससे भी बचाए रखने का काम वायुमंडल के माध्यम से किया जाता है। ओके, वायुमंडल जो है वो अलग अलग जो गैसें होती है, जल, वाष्प है, धूलकण है, उनका एक मिश्रण होता है। यानी कि जब ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं तो उससे हमारा जो वायुमंडल होता है उसका निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले गैसेज आ जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, ये सारी की सारी जो गैसें होती हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। वाटर वेपर इसमें शामिल होता है, यानी कि जो जलवाष्प होते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं, और जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसका निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है उससे स्टार्ट होता है वायुमंडल और ऊंचाई तक ये काफी फैला हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये है जो विभिन्न परतों में विभाजित है, यानी कि इसमें हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपने खुद के कार्य हैं। ठीक है, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। अगर हम इसके संगठन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें तीन कंपोनेंट इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गैसेज आती हैं इसके अंदर, इसमें सेकंड नंबर पर जलवाष्प आता है, और जो तीसरा नंबर है उस पर हमें जो धूलकण होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले गैसेज आ जाती है, उसके बाद में जो वाटर वेपर होता है वो इसमें शामिल हो जाता है, और तीसरा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डीपी होती है, वो इसमें शामिल होते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं गैसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे तो गैसेस में आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कोई सी अगर गैस है तो वो है नाइट्रोजन, जो 78% है। उसके बाद में ऑक्सीजन आती है जो 21% आती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.0403% है, और अदर जो गैसेस हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मनुष्यों, जानवरों और अधिकांश जो जीव होती हैं उनके लिए। ठीक है, और ये हमारा जो हमारा वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें उसके 21% हमें वायु देखने ये जो ऑक्सीजन गैस है वो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन आती है जो 78% सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक गैस है ये हमारे वायुमंडल में, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में ये काम करती है। ठीक है, उनको पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो 0.03%, 0.04% के रूप में हमें देखने को मिलती है हमारे एनवायरमेंट में। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक होती है, और ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण यही गैस होती है। ये जो गैस होती है सूर्य के विकिरण को अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है, यानी कि पृथ्वी को ज्यादा ही ना ठंडा होने देती है और ना ही ज्यादा गर्म रहने देती है। ठीक है, तो ये गैस इसमें सहायक होती है। इसके बाद में ओजोन आती है जिसको O3 के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, इसीलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गैस है, ये सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती है, उनको अवशोषित, उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है, जो पृथ्वी की सतह को हानिकारक जो विकिरण होती है, जो रेज होती है, उनसे बचाने का काम करती है। इसके बाद में अन्य जो गैस होती है जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सारी सारी गैसें भी हमें हमारे वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं जल वाष्प या फिर जो वाटर वेपर है उसके बारे में। ठीक है, वाटर वेपर के बारे में, तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। अगर हम ठंडे क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पर जो जल वाष्प है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर गर्म क्षेत्र है तो वहां पर जल वाष्प की जो मात्रा होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये जो जलवाष्प होता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जलवाष्प जो है वो कम हो जाएगा। जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने का काम करता है। यह सूर्य के विकिरण को अवशोषित करती है, और जो पृथ्वी है उससे निकलने वाला जो ताप है उसको संग्रहित करने का काम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी होती है वो ठंडा होने से बची रहती है। जलवाष्प बादल, कोहरा, ओस और वर्षा का कारण बनती है, जिसकी वजह से मौसम जो है पृथ्वी उस पर बदलाव होता रहता है, यानी कि जलवाष्प की वजह से ही मौसम जो होता है पृथ्वी पर उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जलवाष्प की वजह से बादल, कोहरा, ओस, वर्षा, इन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। फिर आता है धूलकण। धूलकण का क्या मतलब होता है कि धूलकण जो होते हैं वायुमंडल में विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे समुद्री नमक हो गया, मिट्टी, पराग, धुआं, राख, और जो उल्का के जो टूटे कण होते हैं उसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें हमें धूलकण देखने को मिलते हैं। संवहनीय वायु प्रवाह धूलकणों को वायुमंडल की ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होते हैं, लेकिन वे ऊंचाई पर भी पहुंच सकते हैं, यानी कि इनकी जो मात्रा होती है वो निचले भाग में तो ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर ये क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। और जो वायु है, ठीक है, वायु का जो प्रवाह है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। धूलकण जल वाष्प को संघनित करने में मदद करते हैं, जो बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। धूलकण सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे आसमान का जो रंग होता है वो नीला देखने को मिलता है, यानी कि आसमान का जो रंग होता है वो नीला किसकी वजह से देखने को मिलता है, धूलकण के वजह से। ठीक है, धूलकण जो होते हैं प्रकाश के, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको बिखेरने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी बनावट कैसी है, संरचना, बनावट।
ठीक है, उसकी हम कह सकते हैं संरचना। तो संरचना का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने जाना था, जब हमने सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो एक परतदार संरचना है, जिसकी अगर हम नीचे बात करते हैं तो इसमें भी हमें तीन परतें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले भूप्रपटी क्रस्ट आती है, फिर मेंटल, उसके बाद में क्रोड आती है। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने के टाइम पर हमें सबसे पहले इसमें नीचे से बात करेंगे, शोमंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो शोमंडल कहलाता है। उसके बाद में समताप मंडल देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया, और यहीं पर जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो सब उड़ते हैं, और इसी परत में हमें जो ओजोन परत है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में आएगा मध्य मंडल। तो समताप मंडल के अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मध्य मंडल देखने को मिलता है। इसके ऊपर में हमें जो आयन मंडल है वो देखने को मिलता है, और यही जो रेडियो का संचार होता है उसके लिए, उसके प्रसारण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें बहिर्मंडल देखने को मिलता है। यहाँ पर जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो पृथ्वी का जो चक्कर होता है वो काटती है। ठीक है, और यहीं से जो अंतरिक्ष होता है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है। अब हम एक एक करके एक एक परत के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के उसके कार्य हैं, और कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमाएं जो है वो फैली हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शोभ मंडल के बारे में, तो पृथ्वी पर जिस परत पर हम रहते हैं, ठीक है, जहां से हम रहते हैं उससे 8 या फिर 10-12 किलोमीटर तक ऊपर जो शोभ मंडल है वो विस्तरित हो रखा है, उसका विस्तार हो रखा है। तो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक ये हमें देखने को मिलती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है, जहाँ जीवन की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो परत मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती है वो शोमंडल है। जिस परत में सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं घटती हैं वो शोमंडल है। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वो भी शोमंडल है। ठीक है, तो इसको याद रखना। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो 1 डिग्री कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाएगा। इस परत में जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ घटता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमें ठंड लगने लगेगी। ठीक है, तो ये बात होगी क्षोभ मंडल के बारे में। यहीं पर हमें जल वाष्प, धूलकण और जितने भी बादल होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ परत के भीतर मौसम जो परिवर्तन होता है वो होता रहता है, जिसमें बारिश, तूफान, हवाएं, ये सारी की सारी आती हैं। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है मौसम में। फिर आता है समताप मंडल। तो 18 से किलोमीटर से और 50 किलोमीटर के बीच में जो विस्तरित हो रखा है उसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ओजोन परत जो है, आपको पता है, जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित करने का काम करती है, जिससे क्या होता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें हैं उससे बचाव करती है, हमारी ओजोन परत। ठीक है, इस परत में जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि ओजोन परत जो है सूर्य के विकिरण को अवशोषित करती है। यानी कि जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इस परत में जो मौसम परिवर्तन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मौसम परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर जो जेट वायु प्रवाह है, जेट स्ट्रीम्स हैं, वो भी पाई जाती हैं, जो ऊंचाई पर तेज गति से बहती हैं। यानी कि तेज गति से जो वायु प्रवाह होती है उसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। वो काफी ज्यादा बिना अवरोध के बहती है, और इसीलिए यहाँ पर जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं घटती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को मिलता है, और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जहाँ तापमान जो है लगभग -100 डिग्री तक गिर जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा तापमान यहाँ पर गिर जाता है, और सब जो पृथ्वी है उसमें, हमारा जो पूरा वायुमंडल है उसमें सबसे जो ठंडी परत है वो यही है, मध्य मंडल। इस परत में उल्काएं जो है वो जलती हैं और पृथ्वी तक पहुंचने से पहले टूट जाती है। यानी कि जो भी उल्काएं आती हैं उनमें घर्षण लगता है और वो जलकर टूट जाती है और पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाएंगे जो तापमान होगा वो कम होगा, और जो तापमान है वो -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस परत के ऊपर जो मध्य सीमा है वो स्थित है, और जो तापमान की दृष्टि से सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि यहाँ पर जो तापमान है वो सबसे कम है। इसके बाद में आता है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 800 से 400 किलोमीटर
के बीच में पाई जाती है, यानी कि 800 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में जो आयनमंडल है वो विस्तरित हो रखा है। इस परत में आयनित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करके उन्हें पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। ठीक है, और ये रेडियो संचार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो भी बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, यहाँ पर हमें गर्मी ज्यादा लगेगी। यहाँ पर होने वाले विद्युत आवेशित कणों के कारण उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जो ध्रुवीय प्रकाश है वो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में हमारी जो लास्ट परत है, लास्ट जो लेयर है वो है बहिर्मंडल, इसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये 400 किलोमीटर से ऊपर हमें देखने को मिलती है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी और सबसे विरल संस्तर है। यहाँ गैसों के जो कण होते हैं बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो हमारा वायुमंडल है उसका सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी है, वो बहिर्मंडल है। सबसे कम गैस के जो कण होते हैं वो किस मंडल में हमें देखने को मिलते हैं, किस परत में देखने को मिलते हैं, वो है बहिर्मंडल। ठीक है, और ये जो परत होती है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, यानी कि अंतरिक्ष में शामिल हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के हल्के हल्के कण हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज और याद रखना कि पृथ्वी पर सबसे कम जो गैस पाई जाती है, कम मात्रा में गैस पाई जाती है, वो है हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस देखने को मिलती है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा हल्की गैस है, तो ये पृथ्वी से हमेशा ऊपर उठती रहती है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस हमें देखने को मिलती है। यह परत पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि सीमा निर्धारण का जो काम होता है पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वो वायुमंडल के माध्यम से किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहले कंपोनेंट आता है ताप। ठीक है, तो सूर्य के विकिरण से पृथ्वी की सतह का तापमान प्रभावित होता है। तापमान में बदलाव मौसम और जलवायु में परिवर्तन का कारण बनता है। यानी कि कोई जगह कितनी ठंडी रहेगी, कितनी गर्म रहेगी, तो वो उस एरिया के तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वहीं से वहाँ का जो मौसम होता है, उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है, उसका निर्धारण हो पाता है। इसके बाद में आता है दाब, या फिर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वो मौसम और जलवायु को निर्धारित करने का काम करता है। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर वायु का दबाव है जो ऊंचाई, तापमान और आर्द्रता के अनुसार बदलता रहता है। अगर दाब ज्यादा है तो वहां पर जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो कम चलेंगी, अगर दाब कम है तो वहां पर जो गर्म हवाएं हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। इसके बाद में आता है हवा। हवा का प्रवाह उच्च और निम्न दाब क्षेत्रों के बीच में होता है, जिससे मौसम में परिवर्तन आता रहता है। यह वायुमंडल की ऊपरी परतों तक भी पहुंच सकती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जो बादल और वर्षा का निर्माण करती है, तो इसकी वजह से भी जो जलवायु है, मौसम है, उसका निर्धारण होता है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो अधिक हमें देखने को मिलती है। लास्ट में जो है वो है बादल और वर्षण। ठीक है, तो जलवाष्प के संगठन से बादल बनते हैं जो वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि का कारण बनते हैं। ये जो तत्व होते हैं वायुमंडल के परिवर्तन को प्रभावित करने का काम करते हैं, यानी कि वायुमंडल को प्रभावित ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 7, वो होता है खत्म। और आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका जो सिलेबस है वो भी होता है खत्म। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। इसी में हम एमसीक्यूज वगैरह को करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।